हेलो, मेरा नाम ऐश्वर्या है और आई हैव स्कोर्ड 551 मार्क्स इन रीनी 2026। और आज हम लोग बात करेंगे कि फिजिक्स उसको एक्चुअली में पढ़ते कैसे हैं। ये वीडियो कौन देख सकता है? ये वीडियो 11th वाले देख सकते हैं, 12th वाले देख सकते हैं, नीट वाले देख सकते हैं, जेई वाले देख सकते हैं, ड्रॉपर देख सकते हैं और फ्रेशर देख सकते हैं। चाहे आप कोई भी हो, आप इसको वीडियो और इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फिज़िक्स 11th और 12th दोनों एक अलग ही जोन है, एक तरह से कह सकती हो। तो फिज़िक्स का जो 11th का पार्ट है ना, वो मेनली फाउंडेशन आपके बेसिक्स पे चलता है, कैसे आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो। जो 12th वाला पार्ट है ना, वो उसके कंपेयर में थोड़ा ईजी रहता है और थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि आप 10th से अभी जस्ट आए हो 11th में, या फिर आप अगर ड्रॉपर भी पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा आइडिया है। बट आपको और अच्छे से बता दूँ कि जो फिज़िक्स जो 11th वाला पार्ट होता है ना, उसमें मेजरली मैकेनिक्स होता है। ठीक है, आप बेसिक मैथ से लेकर के आप जो रोटेशन तक पढ़ते हो वो मैकेनिक्स 1 में आता है, और आप ग्रेविटेशन से लेकर के जो आप वेव तक पढ़ते हो मैकेनिक्स 2 में आता है। इस तरह से इसको कैटेगरी को बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले मेरा स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन, और सब ऐसे ही पढ़ाते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। बेसिक मैथ कर लो, वेक्टर कर लो, काइनेमेटिक्स कर लो, काइनेमेटिक्स 2D कर लो, एनएलएम है, एनएलएम के बाद फ्रिक्शन है, उसी में आता है लॉज ऑफ मोशन के अंदर एनएलएम और फ्रिक्शन। फिर आता है वर्क पर एनर्जी, फिर आता है सेंटर ऑफ मास कोलिजन, फिर आता है रोटेशन। ये सारे जो चैप्टर आते हैं वो मैकेनिक्स 1 के पार्ट के अंदर आते हैं। और अगर आपका इसमें आपका बहुत सारा टाइम जाने वाला है, आपका मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इसी में जाएगा। 6-7 महीने आपके मान के चलो, या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं इसमें जाए। बट ये फाउंडेशन है, आपको स्किप नहीं करना। मतलब हो सकता है आपको स्टार्टिंग में हार्ड लगे ये सारे टॉपिक्स, ये सारे चैप्टर, बट आपको स्किप नहीं करना है। आप अगर लाइन से पढ़ते जाओगे ना, आपको बोरिंग भी लग सकता है, क्योंकि इसमें बोरियत है। इस वाले जो भी चैप्टर्स है इसमें आपको फॉर्मूला कम मिलेंगे, कंसेप्ट ज़्यादा मिलेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा ट्रिकी मिलेंगे। बट यहाँ से कंपेयर में आपको जो 12th वाला पार्ट है या फिर जिसके बाद वाला पार्ट है वो इजी लगेगा। ये आपका स्टार्टिंग में आपका बर्डन हो सकता है, बट बाद में आपको यही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टॉपिक होगा अगर आप इस पर अच्छे से अपना कवर अप कर लेते हो तो। ठीक है, तो मेन जो है आपको मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग रखना है, आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग रखना है, तो आपको सही से काम करेगा। आपका आएगा जो चीज़ है वो स्मूथली जाएगा। उसके बाद है मैकेनिक्स 2। मैकेनिक्स 2 में आप ग्रेविटेशन मान सकते हो, फिर सॉलिड, फ्लूइड मैकेनिक्स, इसके बाद होता है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आता है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हीट, थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो इसमें जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, वो वही है जो केमिस्ट्री वाला थर्मोडायनेमिक्स है। बस डिफरेंस यहाँ ये रखता है ना कि थर्मोडायनेमिक्स में 2 पार्ट है, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री, और यहाँ पे सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स है जो कि आपका एक तरह से ईजियर वे में काम कर सकता है। फिर होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वो छोटा सा ही होता है, इसलिए ज़्यादा टीचर्स जो होते हैं ना वो थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को एक साथ पढ़ाते हैं। ठीक है, इसके बाद है SHM और सिंपल हार्मोनिक मोशन, और फिर वेव। SHM वेव को आप साथ में पढ़ो, सही रहेगा। रिवीजन के टाइम में आप इसको साथ में यूज़ कर सकते हो पढ़ने के लिए। तो ये पूरा मिला करके 11th होता है, और अगर आप एक ड्रॉपर हो तो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम 11th में जाएगा। अगर आप फ्रेशर हो तो आप ध्यान रखो कि आपका जो 11th और 12th हो वो एक अच्छे बैलेंस में चले। ये नहीं कि आपके पास बहुत टाइम है 11th में हो तो इसको थोड़ा नेगलेक्ट करते हुए जाना, नहीं, ऐसा नहीं करना है। 11th को स्ट्रॉन्ग रखो, आपका 11th जितना स्ट्रॉन्ग होगा आपका 12th और बेटर होगा, क्योंकि बाद में जो है ना वो 12th में कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे जहाँ पे आपको 11th को उसमें मर्ज करके, और जैसे आजकल जो पेपर बन रहा है ना 11th 12th को मर्ज कर दिया जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपका 11th अच्छा हो। थोड़ा टफ लग सकता है बट वो उसको आपको अच्छा रखना है। इस पर बार बार प्रेशर मैं इसलिए दे रही हूँ, 11th स्ट्रॉन्ग रहेगा तो 12th अच्छा रहेगा, इतना ध्यान रखो। भले ही 45 और 55 का रेशियो हो, फिर भी 11th अच्छा रोल प्ले कर सकता है। और आजकल तो पेपर ऐसा भी आ रहा है ना कि कभी रेशियो चेंज कर दे, अचानक से 11th से ज़्यादा टॉपिक आ जाए और 12th से कम, तो आपको 11th कभी भी नेगलेक्ट नहीं करना है, आपको उस पर अच्छे से पकड़ बनाना है। बात करते हैं 12th का, जैसे 11th में बात करा ना कि 11th में मेन मैकेनिक्स होता है, जैसे जो 12th होता है ना, 12th में होता है, 12th में 3 सेक्शन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स वाला पार्ट, एंड देन मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स वही है जो मैंने आपको केमिस्ट्री में बताया था कि डुअल नेचर और एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है डुअल नेचर और एटम्स के साथ लिंक करता है, वो वही है। बात करते हैं 12th का। 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है चैप्टर 1 में। फिर आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। ये दोनों को आप एक भी मान सकते हो, क्योंकि ये सब में जो कोड होता है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कि अगर चार्ज रेस्ट पे हो तो
कैसे काम करता है उसके आसपास ही है पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके आसपास ही है। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर आता है वो आता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये तीन मिला के आपके इलेक्ट्रिक वाला जो पार्ट होता है वो कवर अप हो जाता है। इसके बाद मैग्नेटिज्म, मूविंग मैग्नेटिज्म एंड चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म एंड मैटर ये दोनों आपको एक तरह से लिंक्ड है। इसमें तो कुछ सेक्शन हटाए भी है ना मैग्नेटिज्म एंड मैटर से, तो ये और छोटा हो जाता है चैप्टर, बट ये दोनों एक तरह से लिंक्ड है। इसके साथ आपका आता है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सारा अगर आप एक साथ पढ़ो ना तो ये सब मिलाकर बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जब भी आप रिवीजन करो ना तो मेरा स्ट्रांगली रिकमेंडेशन रहेगा कि इलेक्ट्रिक पहले तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिवाइज करना चालू करो, 3 चैप्टर एक साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक साथ रिवाइज करो और बाकी का जो 3 चैप्टर है ना वो उसको एक साथ रिवाइज करो। और जब एक दो बार आप इसको अच्छे से रिवाइज करने लग जाओ ना तो जब फाइनल रिविजन की तरफ जब जाओ तब ये पूरे को एक साथ रिवाइज करो, आपको बहुत अच्छे से रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो है ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में क्या होता है, ऑप्टिक्स में आपको रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पढ़ना होता है। रे ऑप्टिक्स एक अलग ही दुनिया है। मान के चलो अब तक जो आपने पढ़ा ना मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक फील्ड और उधर मैकेनिक्स, वो सबसे अलग ही है पूरा रे ऑप्टिक्स। ये आपका अलग ही सेक्शन हो जाता है पूरा का पूरा। जो आपने 10th में पढ़ा ना उसके आगे कंटिन्यू करता है एक तरह से। तो ये बहुत अच्छा खासा आपका टाइम लेता है। 12th का जो सबसे अच्छा खासा टाइम लेता है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ले सकता है या फिर आपका रे ऑप्टिक्स ले सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी तो मान के चलो कि 2-3 चैप्टर होते हैं ना, मान के चलो 2 चैप्टर होते हैं, इसमें आपके एक ही चैप्टर में कम से कम 20 लेक्चर लग जाने हैं। तो आप इसमें वही टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना जहाँ से क्वेश्चन बनता है। मेरा स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है, क्योंकि मैंने भी वही करा था। मैंने इसका लेक्चर लास्ट में नहीं लिया था, मैंने बस अपने शॉर्ट नोट से ही रिवाइज़ करा था। बस इसी का चैप्टर का मैंने कोई लेक्चर नहीं लिया था इस साल, बस रिवाइज़ किया था। बाकी सारा मैंने पढ़ रखा है सलीम सर से, PW यकीन 2.2 पूरा लेक्चर मैंने उन्हीं से पढ़ रखा है लास्ट तक मतलब सेमीकंडक्टर तक पूरा एकदम लास्ट उन्होंने जैसे पढ़ाया था, चुपचाप मैं वैसे पढ़ते चली गई। बहुत अच्छी टीचर है वो, शूट आउट। तो फिर उसके बाद आता है वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स जब आप पढ़ो ना तो आप SHM और एक बार वेव को रिवाइज कर लो तो थोड़ा आपको बेटर मतलब कि इन्हेंस हो जाएगा उस आपका वो और चैप्टर। वो ज़्यादा लेक्चर का नहीं होता है, बट वो अगर आप रिवाइज कर लो ना एक बार तो आपका इन्हेंस हो जाता है अच्छे से। फिर आता है मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स में मैंने बताया ना एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो केमिस्ट्री में होता है। अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर और डुअल नेचर और एटम को साथ में पढ़ो तो आपका एक अच्छा रिविजन हो जाता है। बस एक न्यूक्लियर वाला जो इसमें पार्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि उस बारे में वो नहीं होता है। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियाई वाला जो होता है वो फैक्टर आता है कि एक चैप्टर न्यूक्लियाई भी होता है। और ये मॉडर्न फिजिक्स यूनिट डायमेंशन के साथ मिला दूँ तो सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन यही देगा मॉडर्न फिजिक्स। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ के चल जाओ तो कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो आराम से बना सकते हो। तो मॉडर्न फिजिक्स हो गया। और सबसे लास्ट चैप्टर है, ये पूरे ही दुनिया से अलग है अभी तक फिजिक्स का जो भी मैंने बताया, सेमीकंडक्टर। इसका किसी भी चैप्टर से कोई भी कहीं भी कितना भी लिंकेज नहीं है, एकदम अलग ही है चैप्टर सेमीकंडक्टर। यहाँ से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, बनने ही बनने। इसमें एक्चुअली ये खुद ही में एक बड़ा सा एक यूनिट कह सकते हो। सेमीकंडक्टर में आता है लॉजिक गेट, फिर इसमें डायोड्स आते हैं, और सेमीकंडक्टर एक्चुअली में की होता है क्या वो आता है। तो एक अपना अलग सेक्शन ही मान के तो इसके अंदर ही बना हुआ है। तो ये पूरा फिजिक्स है। और अब आते हैं कि इसका रिविजन कैसे करना है। तो रिवीजन करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, वेक्टर वाला चैप्टर जो है बेसिक मैथ और वेक्टर प्लस काइनेमेटिक्स 1D 2D NLM वर्क पे एनर्जी और रोटेशन तक का पार्ट मैकेनिक्स 1 वो आप एक साथ रिवाइज कर सकते हो। पहले एक साथ नहीं रिकमेंड करूँगी, पहले आप टुकड़ों में याद करो। जैसे कि काइनेमेटिक्स 1D 2D और वेक्टर एक साथ कर लिया, फिर NLM और वर्क पे एनर्जी एक साथ कर लिया, सेंटर ऑफ मास कोलिजन और रोटेशन एक साथ कर लिया। मैं ऐसे ही रिवाइज करती हूँ। फिर जैसे जैसे वो करेक्ट होता जाएगा ना तो उसको एक बार साथ में आप रिवाइज कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। और मैं रिवीजन का क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप कितना ही पढ़ लो बिना रिवीजन का काम आपका नहीं चलने वाला है, कुछ भी नहीं आएगा आपको। अगर 1 महीना बाद आप पढ़ लो ना तो फिर आपको गोल हो जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा, आपको फिर से पढ़ने का नीड लगेगा। इसलिए आप रिवीजन बीच बीच में थोड़ा ही करते चलो, फॉर्मूला देखते चलो, कुछ भी वैक्यूज़ करते चलो, थोड़ा बहुत रिवाइज आप करते चलो। फिर जो सेकेंड सेक्शन है ग्रेविटेशन वाला, तो आप ग्रेविटेशन को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो वाला चैप्टर है उसको साथ में रिवाइज करो, क्योंकि आप जब देखोगे ना आप साथ में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो दोनों एक ही जैसा है। जैसे चार्ज होता है ना, रिपेल करता है लाइक, और रिपेल भी करता है और अट्रैक्ट भी करता है। तो वहाँ बस एक चीज़ होता है, वहाँ पे रिपेल नहीं करता है, वहाँ सिर्फ अट्रैक्ट करता है। तो आप जब इन दोनों को पढ़ोगे ना तो आपको बहुत सारे सिमिलर प्रॉपर्टीज़ दिखाई देंगे। तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स
और पोटेंशियल जो है उसको एक साथ रिवाइज करो। इसको आप अलग ही 12th में डालो, पढ़ लो साथ में, बट उसको डाल लो 12th में कि अब रिवाइज करना है तो ऐसे करना है। फिर सॉलिड फ्लूइड एक साथ रिवाइज कर सकते हो। और फिर हीट वाला जो चैप्टर बताया मैंने, थर्मल हीट, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी, ये आप अलग सेक्शन में रिवाइज कर सकते हो। इसको आप थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर था ना केमिस्ट्री में, उसके साथ भी रिवाइज कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप लिंकेज बना के रिवाइज करो केमिस्ट्री फिजिक्स को, केमिस्ट्री बायो को, उतना ज़्यादा आपका बहुत मतलब रिविजन तगड़ा होता जाएगा, आपका लिंकेज दिमाग में बनते जाएगा। मैंने भी यही करा था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। फिर आप एसएचएम वेव को और वेव ऑप्टिक्स को साथ में कर सकते हो। एक बार पढ़ लो पहले लाइन से, अब जितना मैंने बताया ना उस हिसाब से पढ़ लो। उसके बाद सबको लिंक करो कि कौन सा चैप्टर किससे कहाँ लिंकेज है, किससे कहाँ रिविजन के टाइम पे एक्चुअली किससे कहाँ लिंक्ड हो रहा है, कहाँ से क्वेश्चन साथ में फ्रेम किया जा सकता है, उसको वैसे ही पढ़ो, बहुत सही रहेगा। तो ऐसे कर लिया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रो कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रो पोटेंशियल कैपेसिटेंस तो आप ग्रेविटेशन के साथ पढ़ ही रहे हो, ये दोनों एक साथ कर लो। करंट बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें खुद ही बहुत सारे सेक्शन रहते हैं, तो आप इसको अकेले भी कर सकते हो भाई। फिर आप मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म एक मैटर एक साथ कर सकते हो। EMI, AC, EM वेव एक साथ कर सकते हो। और जब ये पूरा ख़त्म हो जाए, 2-3 बार रिवाइज़ कर लो कि हाँ अब मैं एक साथ रिवाइज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा एक साथ रिवाइज़ करो। बहुत अच्छे से फ्लो में जाता है वो चीज़। और जब EM वेव में आप देखोगे ना कि इधर इलेक्ट्रो फील्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो और जैसे आपके दिमाग में फिट होता चल जाता है कि ऐसे 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 चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप ऑप्टिक्स में अब आप रे ऑप्टिक्स वो अकेले ही कितना करो वो सही है, इसमें ज़्यादा भरोसा करने का ज़रूरत नहीं। या तो आप ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर को साथ में भी कर सकते हो, क्योंकि वो दोनों एक तरह से इंडिविजुअल हो जाता है। और सेमीकंडक्टर के साथ यूनिट डायमेंशन भी कर सकते हो। बहुत सारे टीचर होते हैं ना ऐसे जो यूनिट डायमेंशन को सेमीकंडक्टर के बाद पढ़ाते हैं, क्योंकि यूनिट डायमेंशन में जो है ना वो आपको यूनिट और डायमेंशन का जो गेम है वो होता है मेन, जो कि आपको सारा चैप्टर पढ़ लोगे तो आप अच्छे से लिंक कर पाओगे। अगर आप एक फ्रेशर हो तो, अगर आप एक या फिर ड्रॉपर भी हो बट आपने उतना जैसे नहीं पढ़ रखा है तो आपको वो न्यू लग सकता है। बट जो ड्रॉपर रहेगा उसके लिए वो थोड़ा ईजियर साइड पड़ेगा, क्योंकि डायमेंशन और यूनिट आपको सारे ही टॉपिक्स का आना चाहिए, तब वो आप अच्छे से गेम कर पाओगे। ठीक है, तो यही था, आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। फिर फिजिक्स के लिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप सलीम सर से पढ़ सकते हो या आप MR सर से पढ़ सकते हो। मैंने अपने लास्ट वाले ड्रॉप में सलीम सर से पढ़ा था, PW की 2.0 से। और मैंने टेलीग्राम से फ्री लेक्चर्स ही करे थे, पूरे लेक्चर करे थे मैंने, कोई भी इसमें वन शॉट वगैरह कुछ नहीं दिया था। जो सर ने बोला मैंने चुपचाप वो किया एंड तक, बस यही किया था मैंने फिजिक्स के लिए। और जैसे रिवीजन का बात है तो आप शॉर्ट नोट्स हर चैप्टर के बाद बनाने चल जाओ, या तो आपके पहले भी अगर आप ड्रॉपर हो तो पहले वाले जो शॉर्ट नोट्स है उसका भी यूज़ कर सकते हो। मैंने अपने पहले वाले शॉर्ट नोट्स को ही यूज़ किया था, बट डिफरेंस ये था, जब आप लेक्चर अच्छे से कर लेते हो ना, आपका बेसिक जब स्ट्रॉन्ग रहता है, तो आप जब वो शॉर्ट नोट्स पढ़ते हो ना तो आपको क्लैरिटी जो होता है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाती है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे काम करती है, ये चीज़ ऐसे काम करती है। शॉर्ट नोट्स पर आपको फार्मूला दिखा सकते हैं कि अच्छा ये फार्मूला है, ये ऐसे है, ये ऐसे, बट जो एक्चुअली में जो क्लैरिटी आपका जब क्लास करते हो बनता है ना, आप क्वेश्चन बनाते हो बनता है, वो सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ के नहीं आता है। ये मुझे मेरे लास्ट ड्रॉप में पता चला। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो कि आप अपना नोट्स या फिर लेक्चर करो, उसके बाद अपना शॉर्ट नोट्स पढ़ो ना, तो उसको क्लैरिटी के साथ पढ़ो। या तो आप शॉर्ट नोट्स न्यू बना सकते हो, आपको जैसा लगे आप कर सकते हो, बट शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते जाना डेली बेसिस पे, या फिर 2-3 दिन पे आप एक बार देते चलना शॉर्ट नोट्स, तो ये काम करेगा। और प्लस आप PIQ स्टार्टिंग से ही बनाओ, ये एंड के लिए मत रखना, ये मेरे साथ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था इसलिए आपको बता रही हूँ। PIQ आप स्टार्टिंग से ही थोड़ा बना चल जाओ, ये नहीं कि एक साथ बनाना, वो एक साथ कभी नहीं होता है, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। पर क्योंकि मैंने पहले भी PIQ कर रखा है, मैं फर्स्ट या सेकेंड ईयर की ड्रॉपर नहीं थी, मैं 4th ड्रॉपर थी, तो मैंने PIQ कर रखा था, तो मेरे पे उतना ज़्यादा उसका वो इफेक्ट नहीं पड़ा। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, और बस इतना ही करना था। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बायो पे रहेगा, तो स्टे ट्यून। थैंक यू।